अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज जो है ना हम डिस्कस करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन का चौथी स्टेज रेस्पिरेटरी चेंज या जो इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज। आपने लेक्चर को गौर से सोचना है स्टेप वाइज, ताकि कोई आपका एमसीक्यूज़ या पॉइंट वगैरह मिस ना हो। हमें ये बात पता है सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। क्या इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग देखते हैं ग्लूकोज टूटने से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो फर्स्ट 3 स्टेजेस को हमने डिस्कस किया। आज हम उसकी चौथी स्टेज को डिस्कस करेंगे, जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी चेन। ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। सिर्फ एक फर्स्ट स्टेज ही ऐसी है ग्लाइकोलिसिस, जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी और एब्सेंस दोनों में हो सकती है। और ये आपके सेल के साइटोसोल रीजन के अंदर होती है। साइटोसोल, साइटोप्लाज्म के 2 रीजन होते हैं, ठीक है ना। उसके साइटोसोल रीजन के अंदर ग्लाइकोलिसिस हो रही होती है, और इसके सारे के सारे एंजाइम्स और इससे रिलेटेड जितने मॉलिक्यूल्स हैं, इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं, वो सारे के सारा जो उसका रॉ मटेरियल है वो भी साइटोसोल में मौजूद होगा। बाकी तीनों जो स्टेप्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे होते हैं, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन और क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का याद रखना मेरे बेटा, दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल, और इसका एक थर्ड नाम भी है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी है, ठीक है, इसको कहते हैं। तो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन और क्रेब्स साइकिल दोनों माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रहते हैं। और रेस्पिरेटरी चेंज, जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं, इसके बारे में आपने याद रखना है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा होता है, जिसको हम लोग क्रिस्टी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्रिस्टी और सिस्टर्ना के अंदर आपने याद रखना है, क्रिस्टी जो है ना इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी चेन है, ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। कैसे होता है, इसका मकसद क्या होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, और डायरेक्टली आपकी बुक से भी देखते हैं इसको। रेस्पिरेटरी चेन के अंदर हम लोग बेसिकली ये चीज़ देख रहे होते हैं कि किस तरीके से, जो हमें ये बात तो पता है कि ग्लाइकोलिसिस से कुछ डायरेक्टली एटीपी प्रोड्यूस हुए, क्रेब्स साइकिल के अंदर डायरेक्टली एक एटीपी प्रोड्यूस हुआ, और कुछ उसके साथ दूसरे मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस हुए थे, NADH, FADH, जिनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से अगर गुजारें तो कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, वो आज हमने डिस्कस करना है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन याद रखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, एरोबिकली मूव करती है। तो इसके अंदर होता क्या क्या है, एक कोएंजाइम Q मौजूद होता है, और इसके साथ साथ सीरीज ऑफ साइटोक्रोम एंजाइम जो BCAA3 मॉलिक्यूल, जिनका सेंट्रल एटम जो होता है ना हीम ग्रुप होता है, आयरन होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको पता है कि रेड ब्लड सेल के अंदर एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, उसका भी सेंट्रल एटम क्या है, आयरन है। लेकिन क्लोरोफिल का भी आपको पता होना चाहिए, क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम भी आपको पता है कि मैग्नीशियम है। अगर ये मैग्नीशियम ना मौजूद हो तो उसकी वजह से प्लांट्स की क्लोरोसिस हो जाती है, येलो हो जाते हैं। और चौथी इसकी स्टेज है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से एक NADH अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से जो गुजरे तो कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं। तो ये एनर्जी का लेवल है लो टू हाई। ये NADH जो है ये ऑलरेडी ही हायर एनर्जी स्टेट पे मौजूद है। तो NADH की ऑक्सीडेशन करता है आपका एंजाइम, तो यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन एक एंजाइम इसमें मौजूद होता है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये इसकी ऑक्सीडेशन क्या करे, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, मतलब 2 प्रोटॉन रिमूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, सॉरी। तो NADH NAD पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और इसकी ऑक्सीडेशन आपकी बुक के अकॉर्डिंग कर रहा है कोएंजाइम Q। इसका मतलब ये क्या हुआ कि NADH ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है कोएंजाइम Q। NADH की ऑक्सीडेशन कोएंजाइम Q कर रहा है, और कोएंजाइम खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है ना। हमें ये बात पता है कि एक जिससे मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन होता है, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए वो क्या होता है, उसकी रिडक्शन हो जाती है। इस दौरान चूंकि आपको पता है कि NADH हायर स्टेट पे मौजूद है, इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने की वजह से एक ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलेगा और ATP जनरेट कर देगा। आपको मैंने पहले भी बताया कि जो रेस्पिरेटरी चेन है ये आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मौजूद होती है, वहाँ पर ये हो रही होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि कोएंजाइम Q को ऑक्सीडाइज करेगा साइटोक्रोम B,
कोएंजाइम क्यू इज ऑक्सीडाइज बाय साइटोक्रोम बी और इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम क्यू से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। अभी आपने FADH को इग्नोर करना है, FADH को फिलहाल इग्नोर कर दें, अभी फिलहाल हम NADH को इससे मूव करवा रहे हैं। साइटोक्रोम बी इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से खुद रिड्यूस हो जाएगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। सेम नीचे देखें, साइटोक्रोम बी को साइटोक्रोम सी ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते आ रहे हैं, सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉन वैसे ही उसके अंदर मौजूद रहेंगे, ऐसे ही, ठीक है। इसी तरीके से साइटोक्रोम सी को साइटोक्रोम ए ऑक्सीडाइज्ड कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा, ए को साइटोक्रोम A3 कर देगा, खुद ये रिड्यूस्ड हो जाएगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। अब इसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते आ रहे हैं, आप अपनी बुक से देखेंगे आपको समझना थोड़ा इजी रहेगा। तो अब फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन है, ये बात बड़ी MCQs के अंदर पूछी जाती है, MTCAT के अंदर भी, कि इन रिस्पायरेटरी चेन फाइनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है। तो याद रखना बेटा जी, इस फाइनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, आपको पता है ना कि द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं इस साइटोक्रोम A3 से जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये जब ऑक्सीडाइज होगा ये फाइनल इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये ऑक्सीजन। और ये आपको पता है ऊपर NADH, जब NAD पॉजिटिव में चेंज हुआ था तो तब भी प्रोटॉन रिलीज हुए, तो ये 2H पॉजिटिव और हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलके वाटर मॉलिक्यूल भी जनरेट कर देंगे। लेकिन इस दौरान आपको पता इतनी एनर्जी जनरेट होगी कि एक ADP अगेन ATP में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ATP देखें, हायर एनर्जी स्टेट, जब NADH को कोएंजाइम Q ने ऑक्सीडाइज किया था और ख़ुद ये रिड्यूस हुआ था, उस दौरान एक ATP बना और साइटोक्रोम B और C के दरमियान भी इतनी एनर्जी स्टोर्ड हो गई थी इलेक्ट्रॉन के अंदर कि अगेन एक ADP ATP में चेंज हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ, अगर आप लोग देखें, जो इसमें गौर करने की बात है कि एक NADH जब रिस्पायरेटरी चेन से मूव ऑन हो रहा है तो उसके दौरान कितने ATP जनरेट हो रहे हैं, 1, 2 एंड 3 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं इस दौरान, ठीक है ना, आप इसको गौर से देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं FADH की वजह से, कि अगर अब हम इसके ऊपर वाले हिस्से को इग्नोर करेंगे, एक दफ़ा रहने देंगे, क्योंकि इस FADH को भी ऑक्सीडाइज करता है, इसके पास एक एंजाइम मौजूद होता है जो इस क्यू एंजाइम क्यू वाली जगह पे मौजूद होता है, और वो होता है FADH डिहाइड्रोजिनेज। और इस दौरान ये, क्योंकि इस जगह पे इसका एंजाइम मौजूद होता है, इसलिए ये इस जगह से इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये स्टार्ट होता है। अब हम देखते हैं कि एक FADH जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रिस्पायरेटरी चेन से गुजरता है तो कितने ATP जनरेट होते हैं। तो FADH आप अगर गौर से देखें तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा क्यू एंजाइम Q, अगेन फिर इसको ऑक्सीडाइज करेगा साइटोक्रोम B, इसको ऑक्सीडाइज करेगा साइटोक्रोम C, इसको ऑक्सीडाइज अगर ये कर रहा है तो ये खुद रिड्यूस हो रहा है। याद रखना, जिस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो खुद ऑक्सीडाइज होता है और जिसमें एंटर होते हैं वो रिड्यूस्ड होता है। यही प्रोसेस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। इस दौरान अगर आप देखें B और C के दरमियान एक ATP का मॉलिक्यूल जनरेट होगा, एंड पे सेम वही चेन रहेगी, और एक A3 से आने वाले इलेक्ट्रॉन को जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा, इस दौरान भी ADP के साथ एक इनऑर्गेनिक, ये PI का मतलब है, ये आप आई जो लगा हुआ है नज़र आ रहा है आपको, इसका मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एक ADP के साथ एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब मिलेगा तो अगेन एक ATP का मॉलिक्यूल जनरेट होगा। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया रिस्पायरेटरी चेन से, कि जब भी एक NADH को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजारेंगे तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जनरेट होंगे, 3 मॉलिक्यूल हम देख भी सकते हैं। फर्स्ट इधर हायर स्टेट में, फिर यहाँ B और C के दरमियान, ये भी पूछ लेता होता है एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन के अंदर कि B और C कौन सी जगह पे ATP का मॉलिक्यूल जनरेट होता है, B एंड C के दौरान, सेकंड, ठीक है ना। थर्ड, जब A3 का फाइनल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है तो उस दौरान इतनी एनर्जी जनरेट होती है। 3 और एक FADH जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेगा तो उस दौरान कितने ATP जनरेट होंगे, 1 और 2। तो फाइनल हमने ये कंक्लूड किया है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि एक ग्लूकोज के टूटने से प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर कितने ATP जनरेट होते हैं। ये नंबर ऑफ कैलकुलेशन और ATPs आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।